क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। जी, सलाम अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम वीकली आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और आप सब लोगों के प्रोग्राम को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो बगैर किसी ताखीर के आप लोगों के साथ पहुंच जाए। ये आप लोगों का प्रोग्राम है, आप इसके फॉर्मेट से बखूबी वाकिफ हैं। जो सवालात आप यूके की इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, फैमिली लॉ के हवाले से, नेशनैलिटी लॉ के हवाले से, असाइलम के हवाले से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से, ये जो होता है पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से, विल के हवाले से, यानी जो भी सवालात आप मुझसे पूछते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनके लिए जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। एक चीज जो है वो, जैसे मैं अपने हर प्रोग्राम में ये रिपीट करता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है वो जेनेरिक इंफॉर्मेशन होती है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। अगर आपको एक प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए तो ऑब्वियसली उसके लिए जो वकील होता है उसने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, आपसे कुछ सवालात पूछने होते हैं और उसके लिए फिर, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक जरूर मैं दे देता हूं कि आपको ये पता चल जाता है कि जनाब हमने वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी हैव टू डू। तो उससे यह है कि आपकी बहुत सारे पैसे जो है वो भी बच जाते हैं और बहुत सारी ऐसी आपकी जो एफर्ट्स होती हैं वो भी बच जाती हैं जो कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में करते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके सवालात की रोशनी में तरतीब देता हूं, इसलिए आप अपने सवालात जो हैं वो मुझे किसी भी जो तरीके से, आप जैसे आप भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए, नंबर यहाँ पे मेरा आ रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है, इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, टिकटॉक के जरिए से, किसी भी तरीके से आप अपना कोई भी अगर आपका सवाल होता है तो वो आप जो है वो मेरे से शेयर कर सकते हैं। पहला चलते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ। अब जो पहला सवाल है वो किसी ने पूछा था जी कि मेरे पास जो है वो 5 इयर्स का जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस है, तो क्या मैं 3 साल के बाद जो है वो इसको प्री सेटल या सेटल स्टेटस में इसको चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो देखें, बात ये है कि आप ये जो प्री सेटल और सेटल स्टेटस है ये अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम है, तो ये जो है ये इसका लिंक जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस से नहीं है। लिहाजा अगर आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है 5 इयर्स का, तो क्या करना है, आपने 5 इयर्स जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर गुजारने हैं। जब आपके रिफ्यूजी स्टेटस के ऊपर 5 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। तो उसमें जब आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, अगर आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है, तो ऐसे सूरत हाल में आपको लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, फिर ये है कि उसके बाद जब आपने अप्लाई करना है ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए, तो उसके लिए आपको जरूरत होगी लाइफ इन यूके की भी और इंग्लिश टेस्ट के लिए भी, ये आपको दोनों जो है वो जरूरत होंगी। लेकिन ये जो आपने सवाल किया था तो क्या आप 3 साल के बाद जो है वो सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सेटल स्टेटस जो है ये इसका रिफ्यूजी स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आई होप के आई आंसर योर क्वेश्चन। चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि जी देखें,
कि अगर किसी के पास ये भी ईयू सेटलमेंट स्कीम से ही रिलेटेड है, तो उसने कहा कि जी अच्छा ये है कि अगर मेरे पास 5 ईयर का प्री सेटल स्टेटस है, तो अगर इस दौरान में कोई डिवोर्स हो जाती है, तो फिर मेरे लिए क्या ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो देखें, ये बड़ा क्रूशियल सवाल है जिसने भी पूछा है, इस बहुत सारे लोगों का इसमें फायदा हो सकता है कि देखें इसमें ये है कि जी आप अगर क्लोज फैमिली मेंबर्स, ठीक है जी, जिसमें हस्बैंड वाइफ वालदैन और बच्चे जो हैं ये क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर आप क्लोज फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन में आते हैं और अगर हस्बैंड एंड वाइफ है और उसमें डिवोर्स हो जाती है, या जो आपका ईयू स्पॉन्सर है उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, या जो है वो यूके जो है उनको छोड़ के चला जाता है या चला जाती है, तो इन सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं सेटल स्टेटस के लिए, ठीक है। और वो होगा रिटेन राइट, अंडर रिटेन राइट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ साबित ये करना है कि अगर आप की डिवोर्स हो गई है, तो फिर आपने ये साबित करना है कि आपकी जो मैरिज है हैज बीन ब्रोकन डाउन इरिटेबली, तो उसके लिए आपके पास डिग्री एब्सोल्यूट या आपके पास अब नए लॉ के तहत जो फाइनल ऑर्डर है वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर ऑब्वियसली आपका ईयू स्पॉन्सर जो है वो उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या है कि आपके पास उसका डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और फिर आप ये साबित करेंगे कि उसकी डेथ से पहले आप जो है वो अपना ईयू स्पॉन्सर जो है उसके साथ रह रहे थे और आप उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये आप चीजें साबित करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है वो बेशक आपके 5 साल पूरे ना भी हुए होंगे, तो फिर आपको सेटल स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। इसमें एक और चीज है कि जब आप इस रूट के तहत यानी रिटेन रूट के तहत अगर जब आप जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आपको लाइफ इन यूके या इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये तो सवाल जो था वो पर्टिकुलरली जो है वो आया था ईयू सेटलमेंट के हवाले से, तो क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अच्छा देखिए, अगर कोई और अगर अंदर जो है वो यूके इमिग्रेशन लॉ कोई स्पाउस आया है यहाँ पे, स्पाउस अगेन, अगर कोई स्पाउस आया है और उसका जो यहाँ पे यूके स्पॉन्सर्ड हस्बैंड या वाइफ है कोई, अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ जो है वो हो जाती है, तो फिर उसके लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। वो रिटेन राइट नहीं होता, रिटेन राइट अंडर ईयू जो है वो होता है। ये जो यूके इमिग्रेशन लॉ के अंदर जो होता है ये ब्रीव पार्टनर, ठीक है जी, ब्रीफ पार्टनर के तौर पर आप अप्लाई करेंगे। बेशक जैसे आप अभी आए ही हैं, खुदा ना खास्ता अगले हफ्ते अगले दिन जो है वो आपके पार्टनर की, आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो ये भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है कि आपको साबित ये करना पड़ेगा नंबर 1 कि आप स्पाउस वीजे पे यहाँ पे, यानी जो आपका एंटी क्लियरेंस है वो स्पाउस वीजे के ऊपर है, या फिर यहाँ पे अगर आपने स्विच किया हुआ है, यानी अगर लेट्स सपोज करें कि कोई बंदा स्टूडेंट आया है फिर उसने स्टूडेंट से जो है वो स्पाउस रूट पे स्विच किया है, तो उसका भी अगर स्पाउस जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो इनडेफिनेट के लिए जा सकता है। यानी शर्त ये है कि आपके पास स्पाउस वीजा हो जिस वक्त आपके जो यूके का स्पॉन्सर स्पाउस है उसकी डेथ हुई हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आई होप जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने बड़ी डिटेल से वो पूछा, तो उन्होंने रिटेन राइट के हवाले से था, तो मैंने कहा क्योंकि ये टॉपिक मिलते जुलते हैं तो आप लोगों के फायदे के लिए ये है कि चीजें, मेरी आदत नहीं है कि यस और नो में जवाब दूं। जवाब इस तरह से होना चाहिए कि आप जिसने भी सवाल पूछा है उसको समझ आ जाए पूरी कि वो कहाँ खड़ा है। तो ये जनाब आई होप के आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये उनका सवाल ये है कि जी यहाँ पे मेरी जो है शादी थी, अनफॉर्चुनेटली जो शादी है वो वर्कआउट नहीं हो सकी, और जनाब
हमारा अभी डिवोर्स का प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है, तो क्या मैं जो है वो दूसरी शादी जो है वो कर सकता हूँ? तो देखें, ये क्योंकि सवाल बार-बार आता है और मैं एक अरसा दराज से इसके बारे में बात भी कर रहा कि ये जो एक कंडीशन होती है स्पाउस वीज़े के लिए, वो ये होती है कि यू मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ वैलिड मैरिज। तो वैलिड मैरिज के लिए ज़रूरी है कि बोथ पार्टीज़ मस्ट बी फ्री टू मैरी, ठीक है? अब अगर एक बंदा जो है वो फ्री ही नहीं है मैरिज करने के लिए, फ्री उस वक़्त होगा जब उसकी ये जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है? डिसॉल्व हो जाएगी। तो फिर जो है वो होगा, यानी उसके पास डिग्री एब्सोल्यूट हो या फिर अभी नए लॉ के तहत जो है उसको हम फाइनल ऑर्डर कहते हैं। तो इसलिए तो मैं ये कहूंगा कि जहां इतना सब्र किया है थोड़ा सा और सब्र कर ले, जहां आपकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाए पूरी तरीके से, तो फिर आप दूसरी मैरिज जो है वो करें। लेकिन अगर जैसे अब अगर ये सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर किसी ने ये काम कर लिया हुआ है कि उन्होंने जो है वो डिवोर्स अप्लाई की थी और ड्यूरिंग दैट पीरियड अब जो है उन्होंने शादी कर ली है, अब क्या मसला है? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन रिसेंटली मेरे ये एक्सपीरियंस में ये आया है कि होम ऑफिस अब क्या कर रहा है कि जब आप स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करते हैं ऐसे सूरत हाल में, तो ऑब्वियसली आप डिटेल देते हैं कि आपकी जो आपकी आपका नया पार्टनर है उसके साथ आपकी शादी जो है वो कब हुई है, ठीक है जी। और फिर आपसे वो पूछते हैं कि पहले तो शादीशुदा नहीं थे, तो आपको भी ये बताना पड़ेगा। तो अगर आप कहें कि हाँ, तो वो कहते हैं कि डिवोर्स कब हुई थी। तो उन 2 डेट से उनको पता चल जाता है कि आपकी ये जो नई शादी हुई है, ये पहली शादी के डिसॉल्व होने के बाद हुई है या पहले हुई है। तो वो ऑब्वियसली क्योंकि ये एक लीगल लेकुना है इसमें, तो अब हम मैंने देखा है कि होम ऑफिस क्या कर रहा है कि होम ऑफिस जो है, अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी जो शादी है वो मैरिज डिसॉल्व होने से पहले की हो चुकी है, तो वो आपको स्पाउस वीजा नहीं दे रहे, वो आपको फियांसे वीजा दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि फिर 6 महीने का वो वीजा होता है, यहाँ पे आके आपको वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी मैरिज दोबारा रजिस्टर करवाएं और फिर उसके बाद आप उसको स्विच करें, आप उसको स्पाउस वीजा के ऊपर। तो अब ये क्योंकि ये काफी मसला क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए अब मेरे ख्याल में होम ऑफिस को भी ये बात समझ आ गई है, तो उन्होंने उनको फियांसे वीजा देना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात इसमें याद याद रखें, ये फियांसे वीजा उस सूरत में नहीं मिलेगा कि अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ और वो चल रहा है, उस सूरत में तो होगा ही नहीं ना। तो ये उस सूरत में मैं आपको बात ये समझा रहा हूं कि अगर आप का जो है वो डिवोर्स अब हो गया है, लेकिन ये डिवोर्स जो है वो आपकी नई शादी के बाद हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि जब भी आपने फिर आप एप्लीकेशन करनी है, तो उस सूरत में आपने अपना डिवोर्स डॉक्यूमेंट साथ जरूर लगाना है। अगर वो होगा, और ये जो मैंने कहा है कि अगर ये सिर्फ उसमें ये है कि जी उस आपकी नई शादी जो है वो उससे पहले की हो चुकी है, तो फिर मोस्ट लाइकली ये है कि होम ऑफिस जो है वो आपको फ्योंसी वीजा दे देगा 6 महीने का, और आपको ये एडवाइस किया जाएगा कि आप यूके में जाके अपनी मैरिज जो है उसको दोबारा से जो है वो आप रजिस्टर करवा लें और फिर उसमें। अब देखें, इसमें ये बात मैंने आपको ये प्रैक्टिस बताई है, ये कोई लॉ नहीं है। अगर होम ऑफिस चाहे तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है। अगर आपने स्पाउस वीजा अप्लाई किया और बीच में ये जो है लीगल लेक्यूना है कि जी अच्छा जी आपकी जो नई शादी है वो आपकी डिवोर्स से पहले की है, तो होम ऑफिस क्योंकि ये वैलिड मैरिज नहीं है, और वो होम ऑफिस अगर चाहे तो जो क्योंकि ये जो अपेंडिक्स एफएम और पैराग्राफ इमिग्रेशन रूल का जो 281 है उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई ना, वैलिड मैरिज नहीं हुई, तो होम ऑफिस अगर चाहे तो फिर उसको रिफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से जो है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है, लेकिन चले आप ने ये बताया है तो फिर अब तो मेरे ख्याल में मैंने इसका जवाब जो है वो भी मैंने आपको क्वाइट डिटेल से मैंने दे दिया है। अच्छा जी, चलते हैं जी आप अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है जी वो अब ये फैमिली लॉ के हवाले से है कि जी ये डिवोर्स का क्या प्रोसेस है और कैसे हम डिवोर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखें, कुछ जो चेंजिंग्स आई हैं पिछले साल में पूरा लॉ में, बड़ी देर से ये चेंजिंग्स जो हैं ये ड्यू थी, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आपके जहन में समझ लें आप। कि पहली बात तो ये है कि डिवोर्स के लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ता है।
जैसे मसलन सपोज करें कि आज आपकी शादी हुई है, अगले हफ्ते आप इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि नहीं, हम साथ नहीं चल सकते और हमें डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आपको फिर जो है वो 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फिर एक और तरीका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अभी से हम हो जाएं, कानूनी तौर पर हमारा हो जाए, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी करनी पड़ेगी अनलमेंट की। ठीक है, लेकिन अनलमेंट जो है उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है जी, अब उसमें मसलन अगर आप समझते हैं कि आप जो है यू आर फोर्स टू एंटर इनटू दिस मैरिज, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें आप फौरी तौर पर अनलमेंट की एप्लीकेशन जो है वो आप करेंगे। फिर इसी तरीके से ये है कि जनाब अगर जैसे मसलन ये है कि जो पार्टीज है मैरिज की उनकी एज ठीक नहीं थी। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर जो पार्टीज है मैरिज की वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर अगर मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं हो पा रही। ठीक है, फरीक जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से तो इसी सूरत हाल में फिर आप अनलमेंट के लिए जा सकते हैं। डिवोर्स के लिए इंतजार करना जरूरी है 1 साल का। ठीक है, अब अगर आप डिवोर्स के लिए आपका साल हो चुका है, आपने डिवोर्स के लिए जाना है, तो अब आपको डिवोर्स के लिए अब नए लॉ के तहत इसको हम कहते हैं नो फॉल्ट डिवोर्स। कि अब आपको किसी के ऊपर कोई या इसको नो फॉल्ट या आप किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, इसमें सिर्फ अब एक ही ग्राउंड है कि मैरिज हैज बीन ब्रोकन डाउन इर्रिट्रेबली, और अब डिवोर्स पिटीशन जो है उसको फिर आप डिफेंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डिवोर्स पिटीशन जो है वो फाइल हो गई है तो फिर ये जो है वो डिवोर्स होनी ही होनी है। तो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि फ्री कैन जो है उनको जो ही उनके पास एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आए तो उसको साइन करके भेज दें, ताकि अगर जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप नहीं एक दूसरे के साथ चल सकते तो फिर जितनी जल्दी मामला जो है वो हो जाए। अब इसमें यह है कि अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करनी है, स्टिल आप कर सकते हैं पेपर एप्लीकेशन। ये हमने अपने एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि अब कोर्ट एडवाइस करती है कि नहीं जी आप जो है वो पेपर एप्लीकेशन ना करें, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप वकील के थ्रू करना चाहते हैं तो वकील के साथ भी, अगर आप समझते हैं कि यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए तकरीबन 593 पाउंड मेरे ख्याल में होम उसकी कोर्ट की फीस है डिवोर्स के लिए। तो वो आप फीस पे करेंगे। ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट का होना जो है वो जरूरी है। हाँ, अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना हो तो फिर भी ये डिवोर्स पिटीशन फाइल हो सकती है, लेकिन उस पर फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। तो वो आप जो है वो करेंगे जनाब, अप्लाई करेंगे और ऐसे सूरत हाल में जो है वो आपका जो है वो अब लॉ में तो यही लिखा हुआ है कि 5 से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपने जो है वो ये सारा करना है, कोर्ट ने ये कंक्लूड करना है। अब ये डिपेंड करेगा अगेन के जो रिस्पोंडेंट है वो कितनी देर में जो है वो जो सर्टिफिकेट ऑफ वो जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फॉर्म जो है वो कब तक वो जो है वो उसको करता है। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रोसीजर आप लोगों के सामने रख दिया है। तो अब जो है वो आप बेहतर तरीके से इसको मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको अंडरस्टैंड कर दिया है, क्योंकि ये ब्रीफ दौरानिए का प्रोग्राम होता है। ये आखिरी सवाल मैं इसका लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह बाकी जो सवाल रह गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जवाब नहीं दिए जाएंगे। उनके जवाब जो है वो अगले प्रोग्राम के शुरू में ही जो है वो मैं जो है वो आप लोगों को साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये आजकल क्योंकि आपने देखा है कि जनाब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और फिर वो यहाँ पे अब स्ट्रगल कर रहे हैं कि जनाब अब फीसें नहीं दी जा रही, काम नहीं मिल रहा। अब बाकी जो अखराजात है यहाँ रहने के, आपको पता है कि अपने मसाइल हैं यहाँ पे। तो अब उस तरीके से वो आप कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है। अब देखें ना, बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए आए हैं तो फिर तो आपने अपनी पढ़ाई पूरी करनी है।
जब आपने वहां पे अपने मेंटेनेंस के फंड शो किए थे तो होम ऑफिस के पास तो ये है ना जवाज के आप तो कह रहे थे कि आपके पास पूरे साल के जो मेंटेनेंस फंड जो है वो मौजूद है, तो फिर आपको तो काम करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास मेंटेनेंस के फंड जो है वो मौजूद है, जो आपने शो किए हुए हैं, जो आप बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, तो वो फिर उसके लिए। लेकिन अब ऑप्शन कौन-कौन से हैं? ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। एक सवाल तो ये है जिसके ऊपर अभी अब हुकूमत ने कहा भी है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आए हैं और अब वो स्विच कर रहे हैं टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर। तो वो जनवरी 2024 तक तो ये ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। आप अगर उसके पास जो है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद तो जो सूरत-ए-हाल होगी कि आप जिस कोर्स के लिए यहाँ पे आए हैं, जब तक वो आपका कोर्स यहाँ पूरा नहीं होगा, उस वक़्त तक आपको टियर 2 यानी स्किल वर्कर वीज़ा जो होगा उसमें स्विच आप नहीं कर सकते। तो जो अब जनवरी 2024 से ये जो स्विच करने की इजाज़त दी हुई थी होम ऑफिस के कानून ने, वो जो है वो भी चेंज हो सकेगा और वो नहीं। बाकी जौन-जौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन एयर आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की जा सकती, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो हैं वो किसी वकील के पास जाएँ, उसको अपने सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बताएँ, ताकि वो आपके लिए कोई बेहतर सॉल्यूशन जो है वो उसका निकाल सके, अगर आप किसी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने आज का ये प्रोग्राम जो है इसको एन्जॉय किया होगा। अब प्रोग्राम खत्म करने से पहले अगेन जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी उसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम जो लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो बगैर किसी तारीख के वो जो है ताख़ीर के आप लोगों के साथ पहुँच जाएँ। ना सिर्फ आप खुद रखें, अपने जो दोस्त यार हैं उन तक उनको शेयर करें ताकि उनके भी अगर मसाइल हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएँगी। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम अपना गिरदो-नवाह के लोग क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी।